संघर्ष समिति के कन्वीनर जनाब भाई हाजी अब्दुल सुभान साहब, साबिक रुकन असेंबली हल्का 22, जनाब भाई MLA इजहार अस्मी साहब, जनाब भाई चेयरमैन सरवर आलम साहब, जिला परिषद के रुकन भाई जनाब अफरोज आलम साहब, इस महफिल को कामयाब करने वाले साथी जनाब भाई सबनूर साहब, भाई जावेद साहब, परवेज साहब, भाई राशिद करजई साहब, अब्दुल राजिक साहब, शमसुद्दीन साहब, इकराम साहब, सादात साहब, बद्र आलम साहब, साकिर आलम साहब, महफूज साहब, नदीम साहब और मेरे यहाँ मौजूद सभी भाइयों बुजुर्गों, संघर्ष समिति के इस सफल आयोजन धरना में उपस्थित और मौजूद यहाँ के सभी मुजाहिदीन, सभी मर्द खवातीन, मैं सबको आदाब व सलामत करता हूँ। और मैं सबसे पहले हाजी अब्दुल सुभान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम अगुवाई की, आपको दावत दी और इस महफिल का इनेकाद किया है। मानंदा बेसिन योजना ये इस इलाके के गरीब किसानों का मानंदा, डोग, कनकई, मेची, परमान, बकरा वगैरह नदियों के किनारे बसे हुए लोगों के बरसों का ख्वाब है कि आजादी के बाद बिहार के दूसरे हिस्से में नदियों की तबाही से बचाव के लिए परियोजना बने और उन्हीं इलाकों में, कैमूर के इलाके में, शाहबाज के इलाके में जहाँ खेती सूखी पड़ी थी, वहाँ गंगा जलाशय प्रोग्राम के तहत नदियों का पानी ऊपर चढ़ाकर वहां के खेतों को फसल उगने के लिए सोने की थाल बनाया जाता है। लेकिन आजादी के 75 सालों के बाद भी सीमांचल का एक हिस्सा जो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है, इस इलाके के लोगों की तरक्की के लिए सरकार ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। आपको मालूम होना चाहिए कि आजादी के वक्त बिहार के अंदर में सबसे खुशहाल इलाका सीमांचल का था। वो जमाना था खेती बाड़ी के जरिए से ही लोगों के पास पैसे होते थे और यही वजह है कि बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर यहाँ का काम करते थे। खगड़ा मेला यहाँ जो लगता था, इतना बड़ा मेला पूरे बिहार में कहीं नहीं लगता था। ये इस बात की दलील है कि हमारे बाप दादा और लोगों से ज्यादा अमीर थे। लेकिन आज सच ये है कि पूरे बिहार में सबसे गरीब अगर कोई इलाका है तो वो सीमांचल का इलाका है। उसकी वजह क्या हुई? पहले खेती बाड़ी ही से जीवन यापन, जिंदगी गुजारने और बसेरा करने का मौका था। लेकिन जब साइंसी तब्दीली आई, सनती इनकलाब आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज के जरिए से लोग पैसे कमाने लगे, तो दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने टैक्स के पैसे हमसे लिए और इन्होंने कल कारखाने सीमांचल से बाहर लगाए। नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चे आज मजदूर बनकर सीमांचल से बाहर रहते हैं और आज हमारी बूढ़ी माँ गांव में तड़पती है, अब मरती है तो पड़ोसी उसे दफनाता है, बेटा भी उसकी लाश को नहीं देख पाता। ये सच्चाई है या नहीं है? ये सच्चाई है या नहीं है कि आज दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मेरठ में, मलियाना में, चाहे कतर हो चाहे दुबई हो, अगर ये बच्चे हमारे नौजवान अपनी बीवियों को छोड़कर, अपने गांव और गलियों को छोड़कर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर, बिस्तर में अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर नहीं जाते, तो मेरे भाइयों, इस इलाके में लोगों के बदन पर कपड़े भी नहीं होते और सर पर छप्पड़ भी नहीं होता। आज जो कुछ भी यहाँ तरक्की हुई है वो हमारे परदेसी नौजवानों की कमाई की वजह से हुई है। और आज चाहे बहन की शादी हो, बाप की दवाई हो, माँ के कफन के कपड़े हो, इन्हीं परदेसी नौजवानों के खून और पसीने की कमाई है। हमसे सरकार टैक्स ले रही है। जो सामान आप खरीद रहे हैं, 100 रुपए में अगर खरीद रहे हैं, अगर टैक्स हटा दिया जाए तो उस टैक्स के जगह पर हमको 50 रुपए में कपड़ा मिल जाएगा। पेट्रोल की कीमत यहाँ नेपाल में 65 रुपए है। अगर पेट्रोल की कीमत से टैक्स घटा दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत आपको 50 रुपए 60 रुपए लीटर में मिलेगी। आप सोच लीजिए, एक बस्ती में अगर 100 मोटरसाइकिल है
और 100 लीटर डीजल यदि खरीद रहा है तो एक एक दिन में आपके बस्ती से लगभग 6,000 रुपया तो सिर्फ मोटरसाइकिल वाला टैक्स दे रहा है। तो 12 महीने में 12 छक्के 72 1 लाख रुपया सिर्फ मोटरसाइकिल वाला दे रहा है, ट्रैक्टर वाला, गाड़ी, जीप। तो एक मुद्दे पर आपके पाँव के जूते से लेकर सर के कंघी तक ये सब में टैक्स दिया जाता है। लेकिन दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमान हमारे टैक्स के पैसे से दिल्ली और बंबई को तो सजाता है, लेकिन हमारे सीमांचल को नहीं सजाता। यही वजह है कि हम लोगों ने शुरू दिन से आवाज लगाई कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलेगा जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज ये लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो यकीनन है कि जब इंसान कोशिश करता है तो कुदरत भी उसका साथ देता है। यकीनन है हमारी ये लड़ाई रायगढ़ नहीं जाएगी, यकीनन है खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो खून बहाएंगे, लेकिन अपनी बस्तियों को हम उजड़ने नहीं देंगे। मैं इस मंच से जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ कि 2006 में मैं एमएलए बन गया था। 2007-8 में वो बेचारा तरक्की का खाका उनके सामने में होता। तो उस जमाने में A.K. ठाकुर साहब थे, सरोज भारती साहब थे, वो लोग बहुत ही एक्टिव थे मानंदा बेसिन के मामले में कि मानंदा बेसिन योजना का काम करा जाए। सरकार का एक पुराना प्रपोजल था कि मानंदा से जुड़ी हुई जितनी नदियां हैं उन नदियों के जरिए से जो बांध उस इलाके में सैलाब आता है उससे कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए एक परियोजना प्रस्तावित थी और उस काम को जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजना था, बिहार सरकार जल्दी प्रस्ताव नहीं भेज रही थी। मैं उस वक्त राजद में एमएलए था और मैंने यहाँ लड़ झगड़ कर तस्लीम साहब का सुबह शाम फोन आए और मैं जो जल संसाधन मंत्री हैं रामासरे बाबू उस वक्त मंत्री थे और कई मेरा झगड़ा उनसे हो गया कि साहब हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि प्रस्ताव दिल्ली भेज दीजिए। तो आप हमारा प्रस्ताव भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। तो यहाँ से बिहार सरकार ने उसको रिकमेंड करके वहां दिल्ली भेजने का काम किया। उस वक्त जो उनका प्रपोजल था वो ये बताया गया था, समझाया गया था, जो टेक्निकल टीम आई थी वो ये बता रही थी कि नदियों के किनारे पर बांध दिया जाएगा और वो बांध का सड़क का मसला होगा और बीच बीच में प्लेटफॉर्म होगा। अगर सैलाब ज्यादा होगा तो लोग वहां पर आके रुक सकेंगे। सराय का इंतजाम होगा, कहीं कहीं होटल चाय पानी का भी इंतजाम आबादी के एतबार से होगा। तो ये बड़ा अच्छा लगा और हम लोगों ने कोशिश भी की और तस्लीमुद्दीन साहब की अंतिम कोशिश रही। ये परियोजना तकरीबन उस वक्त 6,000 करोड़ से सैंक्शन हुआ था। लेकिन हुआ यह है कि काम होते होते सरकारी तंत्र में बहुत देर लगती है। तो जब इन लोगों को गरज नहीं थी, इन लोगों को ठेकेदारी का, आप देखेंगे नीतीश कुमार के जमाने में एक काम बड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है लेकिन हॉस्पिटल का घर बनकर तैयार हो गया। देख रहे कि नहीं देख रहे आप, है ना? जहां मकान बना है, कॉलेज में टीचर नहीं है, कॉलेजों का मकान बनकर तैयार हो गया है, स्कूल का मकान बनकर तैयार हो गया है। बच्चों को पता नहीं था 20 साल तक 3 टीचर प्राइमरी का हमारे बच्चों को मैट्रिक पास कराता रहा और जब हमारे बच्चे की नस्ल तबाह हो गई, जब लोगों का दबाव पड़ा तो अब जाकर के टीचर देने का काम किया। तो इनके जितने भी लोग हैं, पहले टेंडर होता था तो वो जिला में होता था, कोई बेचारा 10-20 लाख रुपया वाला भी जाकर ले लेता था। लेकिन अब ग्लोबल टेंडर होता है, वो टेंडर होता है पटने में ताकि पूरी मलाई उसको लेने का मौका मिल जाए। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे लोगों का मसला ये है, अच्छा तुम्हारा अपना पसमानदगी सबूत जो है, अरे लोग क्या वो सब बंद करे उछलने की कर अपनी संजीदगी का मुजाहरा करो। जंग में लड़ने वाला शेर का शिकारी बिच्छू भी काटे तो हिलता नहीं है, शेर पर उसकी नजर होती है। इसलिए अपने मनसे पर नजर रखो। सम्मानित नेता जनाब पप्पू यादव साहब हमारे दरमियान में आ रहे हैं, हम आप सबकी जानिब से उनका इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये परियोजना जब मंजूर होना था उस वक्त इन लोगों ने मंजूर नहीं किया। जब कमीशन खोड़ी का मामला आया तो इन लोगों ने इस परियोजना को अलग रूप दे दिया। यह परियोजना क्या है? इस परियोजना में जो एस्टीमेट बना है, जो प्राकलन बना है, वो बिल्कुल हम लोगों के मन से और हम लोगों के फायदे के बिल्कुल खिलाफ बना है। खिलाफ किस तरह से बना है? खिलाफ किस तरह से बना है कि हमारे यहाँ सैलाब आता है, कुछ इलाकों को अगर छोड़ दें तो बाकी इलाकों में पानी आता है, 2 दिन 3 दिन लगे चला जाता है।
और जब सैलाब के लिए आप कहते हैं कि हमको बाढ़ पीड़ित घोषित करो, तो डीएम कहता है कि चूंकि 72 घंटा से पहले पानी उतर गया, नियम ये है कि 72 घंटा जब तक नहीं होगा हम आपको सैलाब का कोई सहायता राशि नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ अक्सर जब सैलाब आया है तो वो 3 दिन से पहले पानी उतर जाता है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो कटाव का मसला है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो कटाव का मसला है, और कटाव रोकने के लिए ये योजना अगर इस रूप में बनाया जाए तो ये कहीं से कामयाब नहीं हो सकता। अब हुआ क्या है, पानी का जो सरफेस होगा अक्टूबर में लास्ट में पानी का जो सतह होता है नदियों का, नदियों के सतह के बराबर की दूरी दाएं भी और बाएं भी, तो महानंदा नदी तो कहीं कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 400 मीटर 300 मीटर चौड़ी रहती है, और सैलाब के जमाने में तो 1 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। तो अब तो आपका बांध बनेगा, तो बांध बांधने के लिए इन लोगों ने कहा है कि पानी को हम लोग महानंदा होते हुए लाएंगे। सुन लीजिए इसको बारीकी से। और अभी जो पानी आता है, मान लीजिए खूब बारिश हुई, 1 मीटर पानी बरसा, तो वो 1 मीटर पानी 5 किलोमीटर में फैल गया। लेकिन जब वो बांध बांधेगा 5 किलोमीटर की जगह पर बांध कहीं 1.5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर में होगा, तो 1 मीटर पानी की ऊंचाई कहीं 3 मीटर, कहीं 5 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो भी बांध के अंदर की बस्ती होगी सारी बस्ती डूब जाएगी, और नतीजा ये होगा कि हमारी लाखों की आबादी मुतासिर हो जाएगी। जब किसी का घर डूबेगा तो क्या वो अपने घर को डूबने देगा? क्या सरकार का कोई पहाड़ी बांध पर पहरा करेगा? हैवी बारिश हो तो बांध के कट जाने का डर होगा, या फिर कोई मतवाला मजनू उठेगा अपनी बस्ती को बचाने के लिए बांध काट डालेगा। और ये आप लोगों ने अभी कटिहार में देखा है, महानंदा बेसिन फेज 1 के तहत जो बांध बांधा गया था वो कटा है, और आज तक उसको बांधने के लिए नहीं दिया गया। तो इस तरह से होगा ये। आइए यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। तो वो बांध का मसला ये होगा कि वो उसको काट देगा। जब काट देगा तो लबालब भरा हुआ पानी जो 4 मीटर ऊपर होगा, यानी 10 फीट 12 फीट ऊपर पानी हो जाएगा, वो पानी जब अचानक काटा जाएगा तो न जाने कितनी बस्तियों से होकर छोटी छोटी नदियां हो जाएंगी और सामने की बस्ती बर्बाद हो जाएगी। इन बेईमानों को हम लोगों ने यह बात समझाया, मैंने असेंबली में भी समझाया, हम लोग कई एमएलए मिलकर चीफ मिनिस्टर को भी खत दिए। भाई जनाब हाजी अब्दुल सुभान साहब ने बार बार पत्र लिखा। अभी कमेटी आई थी जनवरी में, और जनवरी में उस कमेटी को सबसे बेहतर जगह हमने वहां समझाया पूर्णिया में 3 दिसंबर तो 3 दिसंबर को जो कमेटी आई तो हम कह के देखिए यहाँ बांध बांधिएगा तो कैसे बांधिएगा, चलिए अमोर में बेलगच्छी के पास। अब बेलगच्छी में जो परमान नदी निकल के आती है सुपौल के किनारे से जोगबनी से, और एक नदी निकल के आती है जो तिस्सा से सिलीगुड़ी से। तो सिलीगुड़ी से जोगबनी की दूरी 150 किलोमीटर है। इस 150 किलोमीटर में जितनी नदी बहती है वो नहीं 150 किलोमीटर के दायरे में जो पानी बहता है, जो नदियां बहती हैं, वो आपको सुनकर हैरत होगी कि आपका बेलगच्छी हफनिया आप देखें खाड़ी में, तो आप देख लीजिए कि खाड़ी हफनिया के बगल में महानंदा नदी सिसी के पास, अब वहां से 5 किलोमीटर पर खाड़ी, और वहां से 5 किलोमीटर पर आपका बेलगच्छी। तो जो नदी बहकर आती है 150 किलोमीटर से, पूरा नेपाल का पानी, और छोटी नदियां, फिर उसमें महानंदा मिल गई, फिर उसमें कनकई मिल गई, फिर उनमें तिस्सा मिल गई, ये सारी नदियां बगड़ा मिल गई, ये सारी नदियां मिल करके आ जाती है आपके पास, वहां ताराबाड़ी के पास मिल जाती है। और नतीजा ये होगा कि अगर बांध बांधा जाए तो हमारी सिरसी बस्ती भी, हफनिया भी, मुखिया साहब आएगा नहीं आए, अगर नहीं आए तो उन्हें घर कर जाना चाहिए, इसलिए कि उनका घर भी बांध के अंदर में आता है। मामला ये है कि ये सारी बस्तियां हमारे बांध के अंदर आ जाएंगी, और जब बांध के अंदर आ जाएंगी तो हमको सैलाब से बचाने के लिए अपने बस्ती के लिए दरखास्त किए थे, जब बस्ती के लिए डूब के मर जाएंगे तो बांध लेके क्या खाक करेंगे हम। इसलिए भाई हम लोगों ने ये कहा है, प्रस्ताव रखा है, आप जाएंगे या कान की सुइया के बाद चिठिया एक बस्ती है, रिश्तेदार भी होगा चिठिया में, और पुरप्पा का जो चिठिया है वो इत्तेफाक से वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और हम लोगों ने डिपार्टमेंट के लोगों को दिखाया भी
कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वहां पर बोल्डर पिच कर दिया। तो बोल्डर पिच कर दिया तो हमारा आगे दौला भी करता है और इधर पीछे भी हमारी बस्ती जो है पिछला ये भी कट जाती है। लेकिन पिछिया गांव आज तक नहीं कटा। यहाँ जो सैलाब का पानी आता है वो बहकर चला जाता है। सैलाब हमारे लिए मसला नहीं है, कटाव हमारे लिए मसला है। इसलिए हमारा प्रस्ताव ये है कि हम इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस योजना के पैसे को बांध बस्ती के अंदर बाहर नहीं, बल्कि बांध जो बांधा जाए नदी के किनारे पर फोल्डर पिच किया जाए, उसी का समर्थन हम सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बांध बस्ती के बाहर बनने नहीं देंगे, क्या बता दीजिएगा। बांध के अंदर बस्ती हो ऐसा होने नहीं देंगे। और नदी के किनारे पत्थर से बोल्डर पिच किया जाए, उसका समर्थन करते हैं। तो इस समर्थन के लिए क्योंकि एक तो तिस्ता कैनाल है, हम लोग जब बचपन में थे मजलिस स्कूल वगैरह जाते थे तो सुनते थे कि तिस्ता नदी का पानी उधर से निकाला जाएगा। परेश वाला ज्यादा मत चलिए ना यहाँ भाई, परेश वाला नीचे रहिए आप लोग। तिस्ता का बांध स्टेज को गिरा दीजिए। वो कैनाल जो बना है भाई साहब, बचपन से हम लोग देख रहे हैं 50 साल से लगभग कि वो हर साल बांधना खाओ पका अभियान है। ये जो योजना इस अंदाज से बनाया जा रहा है, अभी 1800 करोड़ का ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा सीमांचल के गरीबों के टैक्स का है। हम अपना पैसा लुटेरों को खाने नहीं देंगे और इस प्रारूप में कभी ये काम होने नहीं देंगे। उसके लिए 1800 करोड़ का हुआ, वो काम हुआ है। अभी फेज 1 तो पहले जो आज से 40 साल पहले हुआ था वो था जो कटिहार में हुआ है। जनाब पप्पू यादव साहब का मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तेमाल करता हूं पूरे सभा की ओर से। और हाजी अब्दुल सिवान साहब गुलदस्ता पेश करके इस संघर्ष का मजबूत आदमी अगर कोई हमारा होगा, दिल्ली में हमारी बात उठाएगा, यकीन लगे पप्पू यादव से ज्यादा मजबूत कोई नहीं होगा सकता। पप्पू यादव, पप्पू यादव। भाइयों, ऐसी सूरत हाल में सारी बातें आपके समझ में आ गई। मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी तफसील से बात की है। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग जज्बाती कौम हैं, हम लोग जोश में आ जाते हैं, होश नहीं रखते। जलसे में हमारी भीड़ होती है, मस्जिद हमारी खाली होती है। मुशायरा सुनने के लिए रात भर खड़े होते हैं और सवेरे वीडियो के यहाँ एक दरखास्त उर्दू में लिख के देने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा हाल जो ये है कि हम जोश में अभी आ गए हैं, लेकिन इस जोश में आने से नहीं होगा। सिर्फ एक हाजी साहब, एक पप्पू यादव या अख्तरुल ईमान ये कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपका समर्थन नहीं हो। नेता उस वक्त नेता बनता है जब जनता उसके पीछे हो। तो आप लोगों ने आज की ये भीड़ करके बहुत शानदार भीड़ है और मुझको इस बात पर खुशी हो रही है कि सीमांचल में जलसे में जो बेटियां आती थी, मैयत में तो बेटियां जाती थी, लेकिन राजनीतिक प्रोग्राम में बेटियां नहीं आती थी। अब तो मैं कहता हूं ये नारी नहीं चिंगारी है, इससे जो उलझेगा वो खाकस्तर हो जाएगा। हमारी बेटियां चूड़ी तोड़ेंगी, तलवार बनाएंगी और हम अपना सर पर कफन रखेंगे और ये तय कर लेंगे कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा जो चाहेगा वो हो जाएगा। किसी के बाप की रकम नहीं है। लोकतंत्र में जनशक्ति, जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम चाहते हैं हमारा बस्ती घरों में सैलाब, खेतों में सैलाब आए, उससे परवाह नहीं है, हमारी बस्तियां नहीं कटे, तो सरकार को हमारे इस प्रस्ताव को मंजूर करना चाहिए। अभी यही सत्ता के कुछ दलालों ने एक और मुंगेरी लाल का सपना आपको दिखाया है, और वो क्या दिखाया है? कोसी मेची लिंक। अभी आप लोग सब लोग नहीं सुने हैं, मोबाइल में तो गाना सुनना है, कव्वाली सुननी है, नाच देखना है, खबर वबर तो जानना है नहीं। हम लोगों को बेखबर रहना है। बेखबर तो कौम कब्रिस्तानी कौम होती है, जिंदा कौम बाखबर होती है। हाथ उठाओ तो नौजवानों के कितने लोगों को मालूम है कि तिस्ता मेची लिंक क्या है? बताओ तो मैं पूछूंगा। उठाओ तो हाथ। अरे हाथ ही में फिर साहब मैं पूछूं फिर कि किसे तिस्ता मेची लिंक की सौरभ हाथी में उठो हाथ ना, नहीं उठो हाथ। आप बारात जब आएगा 3 बजे तक 12 बजे से तैयार है मुझसे, है ना? तो ये कौन जो बेखबर कौन होगी?
अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी कोसी का पानी उधर ही जा रहा है। एक कोसी मेची लिंक बनाया गया है और उसका क्या हुआ है कि 15,000 हेक्टेयर में खेती में इजाफा होगा। अरे क्या होगा, मामला ये है कि पनरचों का 60 मैंने लगभग 60,000 एकड़, और उसमें क्या होगा कि सैलाब के दिन में जब कोसी में पानी ज्यादा हो जाएगा तो मेची में पानी छोड़ा जाएगा, सुखाड़ के दिन में हमारे यहाँ पानी छोड़ा नहीं जाएगा। उधर कहता है कोसी के लोगों को कि सैलाब से बचाने के लिए ओवर फ्लड से हम ये पानी तिस्ता में भेज देंगे, मैंने मुसीबत भेज देंगे। वो लोग ताली बजा रहा है और हमारा लोग सोचता है कि हमारे खेत में पानी आ जाएगा, ये भी ताली बजाता है। दोनों को बेवकूफ बना रही है सरकार, इसलिए कि उसका तो सैलाब का पानी कुछ चल जाएगा बहुत कम मात्रा में, लेकिन इस इलाके के लोगों को अब तक जो उनका प्रपोजल है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी देखिए एक प्रोग्राम हुआ है, अभी लेदर पार्क एक प्रोग्राम आया है चमड़े के लिए। नीतीश कुमार की रेड कारपेट बिछा करके बाहर के लोगों को कहते हैं कि हमारे यहाँ लेके आओ योजना, उसमें चमड़ा हमारे यहाँ मिलता है। तो हमारे यहाँ पांजीपारा के करीब में चमड़े की धुलाई होगी, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग जो होगा, उसका जैकेट बनेगा, बैग बनेगा, जूता बनेगा, वो कहाँ बनेगा, वो यहाँ नहीं बनेगा, वो मुजफ्फरपुर में बनेगा। मैंने हम पता है बोझ ढोने के लिए हम हैं और मलाई खाने के लिए पटना में बैठे हुए लोग हैं। इन बेईमानों की इस बात को समझना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये बंदा जो खड़ा है आपके सामने, वजारत की कुर्सियां भी इनके कदम में आई, लेकिन कदम डगमगा नहीं सके। 16 दिन से एक लड़ाई लड़ रहा हूं कि सीमांचल की बेबसी और लाचारी और महरूमी और नाइंसाफी के खिलाफ आवाम को सड़क पर आना होगा। और आज इस सभा को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पप्पू यादव साहब भी यहाँ पर है, जिला के चेयरमैन भी है, सारे एमएलए हैं। इससे बड़ा साथी और आपका कौन होगा। हम लोगों ने एक सपना देखा था, हम लोगों ने जब एमआईएम में सब साथी थे तो हम लोगों ने कहा था कि देखो सरकार हमारा काम नहीं कर रही। 3 साल तक अलीगढ़ की जमीन के लिए लोग लड़ रहे थे, एमपी साहब लड़ रहे थे पार्लियामेंट में, हम लड़ रहे थे असेंबली में, कान में बात नहीं जा रही थी। लेकिन हाजी साहब उसको हम कह के हाजी साहब जगाइए आके लोगों को, हम लोग पूरे सीमांचल को जगाए और जब बैठे 24 घंटा नहीं सिर्फ 16 घंटा बैठे थे किशनगंज में, तो जो काम 3 साल में नहीं हुआ था 3 महीना में हो गया था। हम लोगों ने अपने साथियों को कहा था कि दोस्तों मत घबराओ, वजीर बनना है तो मुकद्दर में बन जाओगे, लेकिन सीमांचल के लोगों की जो बरसों की उम्मीद है, अगर हम लोगों ने जिस दिन 22 में चक्का जाम कर दिया, अररिया में, कोचाधामन में, बहादुरगंज में उस सड़क को जाम कर दिया, तो दिल्ली और पटना में बैठे हुए इन बेईमानों को 24 घंटे में इस इलाके के मसले को हल करना पड़ेगा। यही वजह है इस लड़ाई लड़ने के नतीजे में जब मैंने बार बार वहां कहा मेरा पैसा लोगे और नालंदा को सजाओगे। नालंदा बिहार में है कि बिहार में नालंदा है, नालंदा बनेगी दुल्हन और सीमांचल बनेगी नौकरानी, ऐसा नहीं होगा। मेरे पैसे से 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो गंगा में, और हमारे महानंदा में 50 किलोमीटर पुल नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से ये आवाज कामयाब हुई और आज महानंदा में कानकी में 200 करोड़ रुपए से पुल बनता है। इसलिए मैं अपने साथियों को कहता हूं, अपने सियासी दोस्तों को कहता हूं कि मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक मिलता है। गर्दन झुकाने वाला गुलाम होता है, गर्दन कटाने वाला सरदार होता है। गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाओ। इनकलाब, इनकलाब। महानंदा बांदरों को संघर्ष समिति चाहिए। 22 की अवाम और सीमांचल की अवाम जिंदाबाद, सलाम, आदाब।